हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं साइंस को। जैसा कि आप सभी का साइंस का 2000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ से हम लोगों ने सेशन को एंड किया था, जहाँ पर हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आगे जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्टली आप चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो ज़रूर से ऐड हो जाइए, ताकि एग्जाम रिलेटेड अपडेट डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे एंड किया था। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैज़ द लिस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। निम्नलिखित नाइट्रोजन यौगिकों में से द्रव्यमान के आधार पर किसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज यहाँ पर न्यूनतम होता है, ठीक है। न्यूनतम नाइट्रोजन का प्रतिशत किसमें होगा, ये निकालने के लिए आपको हर एक ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। चारों के आपको परसेंटेज निकालने पड़ेंगे नाइट्रोजन के, और जो सबसे मिनिमम होगा वो आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। कल आपको एक होमवर्क भी दिया गया था, D2O में जो है ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा। कुछ स्टूडेंट ने उसका सॉल्यूशन भी दिया था कमेंट में, वो भी हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कल के होमवर्क को, ठीक है। चलिए, तो वन बाय वन करके ऑप्शंस को सॉल्व करना है। हमें सॉल्व करना है सबसे पहले NH4 का थ्राइस PO4 को। तो सबके परमाणु द्रव्यमान हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। फास्फोरस का 31 यहाँ पर होता है, और ऑक्सीजन का कितना यहाँ पर होता है, 64 यहाँ पर होता है। बस आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है और सॉल्यूशन लेकर आना है। चलिए, वैसे मोस्टली क्या होता है, ये जो परमाणु द्रव्यमान वाली चीज़ है आपको एग्जाम में दी हुई रहती है, जैसे एक पेपर के अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज़ दे रखी थी, बट फिर भी आप इतना रिस्क नहीं लें। आप जो मेन पॉइंट है उनके जो परमाणु द्रव्यमान है उनको याद कर लें, ठीक है। जैसे ये चारों के अगर आपको याद है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। हम लोग O4 करते हैं तब इंटू 4 करते हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट्स है, जैसे कि एक ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, इनके आप याद कर लें, है ना, ताकि कभी भी आपको ये काम ही आते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लिए, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए और आंसर बताइए, आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करें, इसको स्टार्ट करें। ऐसे ही करके आपको चारों ही ऑप्शन के निकालने। अगर आप ये सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप वैल्यू पुट करना जानते हैं, तो वीडियो को यहाँ पर रोक दीजिए और चारों को सॉल्व करके अपना आंसर सिलेक्ट करिएगा तब तक, है ना। बाकी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर ही रहे हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। इसका कितने हैं, 3 अणु है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। 1 × 4 × 3, क्योंकि 4 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। फॉस्फोरस का कितना होता है, 31 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, लेकिन कितने हैं, 4 है। बस इसको सॉल्व ही करना है। 14 × 42, मतलब ये नाइट्रोजन का 42, इसी का अपन को निकालना है परसेंट नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पर टोटल 12 है, ठीक है। फॉस्फोरस के कितने 31 है, ऑक्सीजन के कितने 64 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 और 2 4 और 1 5 4 9 हो जाएंगे। 6 3 9 और 1 10 4 14 हो जाएंगे। मतलब टोटल कितना आया, टोटल जो मास आया 149 आ गया। इसमें आपको क्या निकालना है, नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है। तो नाइट्रोजन का यहाँ टोटल कितना है, नाइट्रोजन का टोटल 42 है। 42 डिवाइड बाई 149 इंटू 100 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर इसका परसेंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 4200 डिवाइड बाई 149 अप्रोक्स आपको करना है, ठीक है। ये वैल्यू हमने निकाल ली, बाद में डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। कितनी बार जा सकता है, 14 × 42, मतलब लगभग 2 बार, ऐसा कुछ हम लोग देख सकते हैं। 3 बार तो नहीं जाएगा पूरा, है ना, मतलब 2 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा। आगे पूरा डिस्कस कर लेंगे। तब तक हम लोग इसका दूसरा वाला देख लेते हैं, NH3 को सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने देखा N का कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। अभी जस्ट डिस्कस किया ही था इसके बारे में। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। कितने अणु है, 3 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 + 3 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आया है टोटल। अब इसमें आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है। तो नाइट्रोजन का परसेंट कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 17 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 17 से इसका भाग नहीं जाएगा। अच्छा चलो अपन इसको पूरा करके देख लेते हैं। 1400 डिवाइड बाई 17, ठीक है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें, 17 × 117 7 119 17 8 136, 8 समथिंग कुछ आएगा, मतलब इसके आगे कुछ आएगा। जैसे उसमें हम लोगों ने किया था तो हमारा 2 के आगे कुछ आ रहा था, मतलब इन दोनों में से हमको पता चल गया कि मिनिमम किसका होगा, A वाले का होगा, ठीक है। बाकी आप पूरा सॉल्व करें तो परसेंटेज आ जाएगा। तीसरे वाले को सॉल्व करके देखते हैं। तीसरे वाले का कितना आ रहा है, NH4 OH आ रहा है, ठीक है। तो NH4 OH, नाइट्रोजन का कितना है, 14 है। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। बस इसी से सॉल्व हो जाएगा। 14 + 4 × 1
प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, हाइड्रोजन का 1 है, बस इसको सॉल्व करना है। 14 प्लस 4 प्लस 17, 4 और 4 8, 8 और 8 16 और 1 17, और ये कितना हो जाएगा अपना 37 हो जाएगा। ठीक है, सही किया हम लोगों ने। नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना 5 और ये 16, ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 8 16 और 1 17 हो गया, 1 और 1 2 और 3 37 हो गया। 37 टोटल आ गया। और अब हमको क्या करना है, नाइट्रोजन का देखना है। इसमें नाइट्रोजन का परसेंट जो है वो कितना है, 14 है। 14 डिवाइड बाय 37 मतलब 1400 पॉइंट समथिंग आ गया। ठीक है, मतलब वापस से आप भाग देंगे, अब 37 में आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 37 का 3 बार अगर अपन करते हैं, 4 बार अगर करते हैं, 148 मतलब 3 की लाइन में कुछ आएगा। जिसे हम लोगों ने इसका सॉल्व किया 3 की लाइन में कुछ आ रहा है। ठीक है, हमने इसका सॉल्व किया तो हमारा 2 पॉइंट समथिंग मतलब 20 25 28 ऐसा कुछ आ सकता है। अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए, आप चाहे तो पूरा परसेंट भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो मतलब अप्रोक्स हम लोग 3 के आसपास बोल रहे हैं। अब डी वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक लास्ट बचा हुआ है, फिर पूरा आप देख लेना। NH4NO3 का निकालना है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। 16 कितने हो जाएंगे, 48 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 प्लस 4 प्लस 14, ठीक है, और 64 हो सकता है ना। कितना हो गया, ऑक्सीजन का 48 है, ठीक है, 64 नहीं 48, 3 है ना इस बार अणु, तो 16 कितने हो गए अपने, 48 यहाँ पर हो गए। चलिए बस इसको सॉल्व करना है। 14 और 14 28 होते हैं, 8 और 4 12 52 हो जाएंगे, 8 और 2 10, 5 2 7 और 1 8, 80 टोटल 80 हो गया। ठीक है, और हमको किसका निकालना था, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पर 28 है, क्योंकि ये वाली नाइट्रोजन और ये वाली नाइट्रोजन दोनों का कितना है 14 14 करके 28, ये 14 और ये 14, 28/80 हम लोगों को करना है इंटू 100, 20 चौक 80, 20 500, 4 और 7 28, मतलब इसका तो 35 ही आ रहा है। ठीक है, सबसे कम किसका दिख रहा है, 2 वाला दिख रहा है, मतलब NH4 3 और PO4 जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपन ने अपने हिसाब से किया, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसमें पूरा सॉल्व कर रखा है PDF के अंदर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सब सॉल्व करके दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक, एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, साथ ही मैं होमवर्क भी आपको बता देती हूँ, होमवर्क भी क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। क्लियर है, जैसे अंदाजन हम लोग कर रहे थे कि 2 आ रहा था, मतलब वो 28 था, 8 हम लोग बोल रहे थे वो 82 था, है ना। हम लोग 3 के आसपास थे, मतलब वो 39 समथिंग भी कुछ होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर 40 बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपका कितना है, 35 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है 2 वाला 28.18 वाला, ये सबसे कम है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, होमवर्क वाले को। हमने पूछा था कि D2O में जो है ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, D2O को भी सॉल्व करना है। D2O जस्ट लाइक हैवी वाटर, भारी जल जिसको आप लोग यहाँ पर बोलते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 20 होता है, पर वो 20 आता कैसे है। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो इसमें जो है D का कितना रहता है, 1 रहता है, 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन का कितना यहाँ पर होता है, 16 होता है। ठीक है, तो 2 + 16 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, D2O का 20 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई इसके अंदर, 16 + 2 18 नहीं होगा, यहाँ पर टोटल इसका जो सम होता है वो 20 होता है। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 हम लोग यहाँ पर करेंगे तो आपका जो परसेंट आ जाएगा वो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 80% आ जाएगा। 20 500 होता है और 16 5 हम लोग करेंगे तो 80 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमको किसका निकालना था, ऑक्सीजन का परसेंट निकालना था। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और D2 का कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 2 × 2 होता है, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ये हो गया किसका, D2 का। ठीक है, और हमको निकालना है ऑक्सीजन का। टोटल सम करेंगे 16 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 20 5 100, 16 5 कितना हो जाएगा, 80%। अगर हमको बोले कि इसका निकालिए, डी वाले का निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 कर देंगे। 4 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा इंटू 100 यहाँ पर हो जाएगा 20 500, और 20% किसका हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, भारी जल में। क्लियर ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली जो गंध है वो कौन सी होती है। जो आपने देखा है कि जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर यूरिया की वजह से आती है। ये आती है अमोनिया की वजह से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो गंध, ये जो स्मेल होती है अमोनिया की होती है।
जो यूरिया के विघटन से आपको प्राप्त होगी। सामान्यतः अगर हम लोग बात करें तो मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है, 0.3% यूरिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है जो कि एसिडिक प्रवृत्ति का होता है और जिसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 6 होती है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से यहाँ पर निर्मित होता है। क्लियर है। चलिए अब ऑक्सीजन की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब थोड़े से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होता है। सबसे पहला केरोसिन, कांच, मिट्टी, सीमेंट। तो आप देखेंगे कभी भी केरोसिन में ऑक्सीजन का कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सामान्यतः लगभग सभी वस्तुओं में ऑक्सीजन उपस्थित होता है लेकिन केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक गैस यहाँ पर है। ठीक है, दहन पोषक जो जलने में हेल्प करती हो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं जल में अल्प विलेय गैस है। यह द्विक परमाणु होती है। ठीक है, O2 अर्थात इसके एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। यह स्वयं नहीं जलती परंतु दहन में सहायक अवश्य होती है। ऑक्सीजन की प्रचुरता में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि अधातु तीव्र गति से जलते हैं। व ऑक्साइड CO2, SO2, P2O5 यहाँ पर निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन जला, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बन गया, CO2 बन गया। ऐसे ही SO2 बन जाता है सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ क्रिया करेगा तो P2O5 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। तो दहन पोषक जो यहाँ पर जलने में हेल्प करती है वो कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, चलिए क्या आंसर होगा। देखो, ऑक्सीजन अधातुओं से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाती है जो कि प्रकृति में कैसे होते हैं। अभी आपने देखा कि धातुओं से अभिक्रिया करी, कार्बन से, फास्फोरस, सल्फर तीनों से क्रिया करी। ठीक है, उसने क्या करा, ऑक्साइड्स यहाँ पर बना दिए, CO2 बना दिया, P2O5 बना दिया। तो ये चीज़ें क्या है, ये अम्लीय है, ये क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। ये अम्लीय एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऑक्साइड बनाती है जो कि सामान्यतः जनरली अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ऑक्सीजन परिवार के सभी ऑक्साइड MO2 सूत्र के डाइऑक्साइड होते हैं। जैसे कि M मतलब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे M की, M मतलब M की जगह आपने C रख दिया। CO2 O3, SO2 हो गया, TeO3 हो गया। ऑक्सीजन परिवार के ऑक्साइडों को स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर जो इनका स्थायित्व का वर्ग है वो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ये घटता जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग तत्वों की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उसमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। क्लोरीन से, नाइट्रोजन से, ओजोन से या फिर ऑक्सीजन से मापी जाती है। ठीक है, क्या पूछा गया कि जल प्रदूषण के कारण जो कितना प्रदूषित पानी है इस नदी का, इसको किसके थ्रू मेजर किया जाता है। क्लोरीन से, नाइट्रोजन से, ओजोन से या फिर ऑक्सीजन से। हमने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में तो पढ़ा ही है, BOD से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। इसका निर्धारण जैव ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू किया जाता है, जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग तथा घुली ऑक्सीजन तथा pH मान के आधार पर किया जाता है। मतलब इस पानी को शुद्ध करने के लिए आपको कितनी मात्रा में ऑक्सीजन रिक्वायर होगी, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये पानी शुद्ध हो पाए। जैसे पानी बहुत ही ज़्यादा, नदी का पानी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, तो हम लोग इसका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, BOD कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि इस पानी को शुद्ध करने के लिए हमको कितनी मात्रा में इसमें ऑक्सीजन मिलानी होगी, है ना, जिससे पानी हमारा क्या हो जाए, प्योरीफाई हो जाए। तो किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, ऑक्सीजन के माध्यम से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब हम लोग कार्बन के क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्यूप्राइट का, ग्रेफाइट का, क्रायोलाइट का या फिर हेमेटाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं जब हम लोग नाभिकीय विखंडन बंधन वाली प्रक्रिया भी देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि हम लोग ग्रेफाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है जो अधातु होकर भी क्या होता है, मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल की लेड, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा भारी मशीनों में स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। जो मशीनें घिस जाती है तो उसमें हम लोग फिर ये डालकर लगते हैं ताकि उनमें घिसाव कम हो। ठीक है, या फिर घर्षण कम हो, हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है, या इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑक्साइड। सिलिकॉन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। ठीक है, देखो शीतलीकरण में सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन तथा फास्फोरस में ऑक्साइड तत्व सिर्फ कार्बन बनाता है। अन्य तत्वों का शीतलीकरण क्रिया में ऑक्साइड बनने की संभावना यहाँ पर नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है,
इन सब में से कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर अपने ऑक्साइड्स बना सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं 53 की। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? देखो कौन सा एक एलिमेंट है, ठीक है, कौन सी गैस हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकती है, ओजोन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, CO2। डेफिनेटली CO2 है, क्योंकि CO2 धरती पर जीवन देने के लिए भी लाभदायक है और हानिकारक भी है। CO2 तथा O3 गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। O3 पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है, परंतु धरती पर सिर्फ CO2 की उपलब्धता होती है, जबकि O3 ओजोन मंडल में पाई जाती है। अतः उत्तर आपका यहाँ पर डी सही होगा। मतलब इन जनरल तो आप समझ ही चुके हैं कि एक तो हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे लेते हैं, मतलब अगर प्लांट्स को सर्वाइव करना है तो वो उसी गैस को ग्रहण करेंगे। तो उस पर्पज़ से भी आप देखें तो CO2 बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। और अगर आप ये देखें O3 के देख रहे हैं तो O3 ऐसे हानिकारक है, लेकिन ये ओजोन मंडल में पाई जा रही है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, पराबैंगनी किरणें जो है, उनसे हमारी क्या कर रही है? रक्षा कर रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभदायक और हानिकारक दोनों है। तो हम लोग इस जगह हम लोग किसको रख सकते हैं? CO2 को रख सकते हैं। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक? लेड पेंसिल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसके अंदर एक पॉइंट भी आप देख सकते हैं। कृत्रिम ग्रेफाइट एचिसन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब एक तो ग्रेफाइट प्रकृति में प्राप्त होता है और मुझे कृत्रिम रूप से ग्रेफाइट चाहिए, तो एचिसन विधि के थ्रू हम लोग इसको रेडी करते हैं। ये राख के रंग का मुलायम रवेदार सा ठोस पदार्थ होता है। ग्रेफाइट के उपयोग पेंसिल की लीड बनाने के अलावा घड़ी की कमानी बनाने में किया जाता है। उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में ल्यूब्रिकेंट के रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिया। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने बोला है, क्योंकि देखो धरती पर तो कार्बन डाइऑक्साइड ही पाई जाएगी, बाकी वायुमंडल में पाई जाती है अपने ओजोन, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है, ये हीरे से ज़्यादा कठोर है, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा कि मुलायम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हीरे की अपेक्षा कार्बन का अधिक प्रतिशतता वाला होता है। हीरे की अपेक्षा बेहतर विद्युत का चालक होता है। सभी दिशाओं में कार्बन से कार्बन की समान दूरियों वाला होता है। तो इसको लेकर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा? चलिए आंसर ज़रूर से करिएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि विद्युत का अच्छा चालक होता है। एक तो ये काफ़ी नर्म सॉफ्ट मुलायम होता है और बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ये, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं डायमंड से ज़्यादा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कार्बन के विभिन्न अपर रूपों में हीरा तथा ग्रेफाइट क्रिस्टलीय जबकि अन्य अक्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट भी हीरे की तरह मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। हीरे के विपरीत हीरा जिसे काफ़ी कठोर होता है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा माना जाता है, तो ये काफ़ी मुलायम होता है। विद्युत व ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है, जबकि हीरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बॉन्ड इतने आसपास रहते हैं कि उसमें ये स्पेस नहीं हो पाती है, राइट, कि वो यहाँ पर विद्युत का सुचालक हो पाए या उसके कण गति कर पाए। दुर्बल वंडरवॉल बल के कारण भी ग्रेफाइट नर्म व स्नेहक होता है। इसका रंग काला भूरा व अपारदर्शी होता है, ठीक है। पेंसिल की लेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अधातु होने के बावजूद इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हम लोग धातु अधातु के बीच में डिफरेंस समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जनरली धातु जो है चमक का गुण इनमें नहीं पाया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट में पाया जाता है। दैट मीन्स ग्रेफाइट उसका एक अपवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा स्नेहक यहाँ पर हो सकता है? तो ग्रेफाइट का जो चूर्ण है ये सबसे अच्छा स्नेहक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ ही लिया है ना। अगर हम लोग इसको किसी भी सतह पर रखेंगे या कोई भी मशीन वगैरह चल रही है तो उसमें प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर घर्षण कम होगा। काला भूरा व अपारदर्शी होता है। ताप व विद्युत दोनों का ही ये क्या होता है? सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो कार्बन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाएगा। ये किसी के भी साथ जुड़ सकता है। आप इसको सल्फर के साथ जोड़ लो, ऑक्सीजन के साथ जोड़ लो, फास्फोरस के साथ जोड़ लो। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों का एक महत्वपूर्ण अवयव है। किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बंध बनाने के गुण को उसका श्रृंखलन कहा जाता है। अपने अत्यधिक श्रृंखलन गुण के कारण ही कार्बन के सर्वाधिक यौगिक है। ये मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्था में पाया जाता है। इसके कई अपर रूप हैं, जैसे हीरा कार्बन का ही अपर रूप है, ग्रेफाइट हो गया, काजल हो गया, कोयला हो गया, सबके सब क्या है? कार्बन का अपर रूप है। सबसे ज़्यादा कार्बन इन सब में से किस में पाया जाता है? कोयले के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़
त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है, मतलब अपर रूप आपने देख लिए, हीरा होता है ना, काजल होता है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। अब इसमें जो है दृढ़ संरचना किसकी होती है, त्रिविमीय संरचना, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट, फुलरीन, कार्बन, काजल, क्योंकि अभी आपने देखा है तो लेयर के फॉर्म में पाया जाता है। हीरा एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो त्रिविमीय संरचना में पाया जाएगा। हीरा एक पारदर्शी रत्न है, इसमें कार्बन की दृढ़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्षा में उपस्थित सभी 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्वतंत्र नहीं पाया जाता है, इसीलिए कुचालक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो पाएगी, क्योंकि सभी एक दूसरे से बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं। कार्बन के बहुरूपों के रूप में हीरा, ग्रेफाइट, काजल और कोयला पाया जाता है, जिसमें हीरा सबसे कठोर होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप फुलरीन भी है, जिसकी खोज 1995 में R.E. स्मैली के द्वारा यहाँ पर करी गई थी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखिएगा। हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है, ठीक है, अभी जस्ट आपने देखा। यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में भिन्नता है, ठीक है। हीरा ग्रेफाइट जो है दोनों ही कार्बन के अपरूपक यहाँ पर माने जाते हैं, अपर रूप माने जाते हैं, है ना। दोनों में ही कार्बन का तत्व प्रेजेंट है, फिर भी ये दोनों जो है अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। हीरे की प्राप्ति कैसे होती है आपको, अति उच्च दाब और निम्न ताप के कारण, अति निम्न दाब और उच्च ताप के कारण, अति निम्न दाब और निम्न ताप के कारण, या फिर उच्च दाब और उच्च ताप के कारण आपको जो है हीरे की प्राप्ति यहाँ पर होती है। यस, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 59 का। देखो आपने देखा है ना कि जो तपता है वही चमकता है, इस तरीके से हम लोग सोने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेम हीरे के लिए भी होता है, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण जो है आपको हीरे की चमक यहाँ पर मिलती है। हीरा ग्रेफाइट का बहुरूपक है, दोनों में ही कार्बन परमाणु है, परंतु उनके निर्माण की दशा में क्वालिटी में जो है भिन्नता पाई जाएगी। हीरे की प्राप्ति अति उच्च दाब और उच्च ताप पर होती है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, हमने पढ़ा ये TIR के अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो आपको इसकी सतह चमकती हुई दिखाई देती है। ताप और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट अपेक्षाकृत मुलायम होता है ना। इसमें कमजोर वांडरवाल बल पाए जाते हैं, और विद्युत और ऊष्मा दोनों का ये क्या होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। ग्रेफिन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ग्रेफिन की तो अभी की कहानी है, ठीक है। जिन्होंने सर्च किया तो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 2010 के अंदर। तो ग्रेफिन आजकल जो है काफ़ी सुर्खियों में रहता है, उसके पीछे का महत्व क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने, ये एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता बहुत अच्छी है, या फिर अब तक जांचेगा सबसे पतले किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है, वह पूर्णतः सिलिका से बना हुआ और उसकी प्रकाशिक पारदर्शिता यहाँ पर है, या फिर इसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। देखो क्या आंसर यहाँ पर है करेक्ट हो सकता है। देखो सबसे पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, ये द्विआयामी है और विद्युत चालकता इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब तक के जांचे गए सबसे पतले किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में इसको माना जाता है। अभी तक जितने भी ज्ञात एलिमेंट्स हैं, जितने भी ज्ञात तत्व है, उसमें ग्रेफिन सबसे पावरफुल है, ठीक है। ये सिलिका का तो नहीं बना होता है, ठीक है, जस्ट लाइक ग्रेफाइट होता है, काइंड ऑफ वही है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ग्रेफिन है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और इसका इसका जो प्रयोग है टच स्क्रीन में, LCD और कार्बनिक एलिड में चालक इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। दैट मीन्स 1, 2 एंड 4 आपका करेक्ट है। 1, 2 एंड 4 लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर C के अंदर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एक बार आप चाहें तो तीनों चीज़ों को एक साथ देख लीजिए, इससे आपका ग्रेफिन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने इसकी खोज करी थी उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। अब तक के जांचे गए सबसे पतले किंतु शक्तिशाली पदार्थों में से एक द्विआयामी पदार्थ है, विद्युत चालकता उत्तम है, इन सभी के चालक इलेक्ट्रोड के रूप में आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन चारों में से एक इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट आपको बताना है। हीरे में सभी कार्बन 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 एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ग्रेफाइट परतों वाली जुड़ी एक संरचना है, जिसमें परतें कमजोर वांडरवाल्स बल के द्वारा सुरक्षित रहती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो ये आंसर तो करेक्ट है, मतलब इसके बारे में तो हमने पढ़ा है, ठीक है। ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणु की षटकोणीय वलय द्वारा जुड़ी रहती है, मतलब कार्बन की परतें षटकोणीय वलय द्वारा जुड़ी रहती है, या फिर ग्रेफाइट की परतें कार्बन कार्बन एकल बंध के द्वारा यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। यस, क्या आंसर यहाँ पर सही होगा, देखिएगा जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए एक बार इसका पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं।
देखो हीरा व ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप है। हीरे में सभी कार्बन जो है, हीरे के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। हीरे की कठोरता का कारण इसकी विशेष त्रिविमीय चतुष्फल की संरचना है। हम लोग हीरे की बात कर रहे हैं, है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट परतों वाली संरचना है जिसमें परतें कमजोर वांडरवाल्स बल के द्वारा जुड़ी रहती है, जैसा स्टेटमेंट 2 के अंदर दे रखा था। ये बात भी सही है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणु की षटकोणीय वलय द्वारा बनी हुई रहती है। इसको ब्लैक लीड भी यहाँ पर कहा जाता है। षटकोणीय वलय के द्वारा अगर जुड़ी हुई है तो इसको ब्लैक लीड यहाँ पर कहा जाएगा। अब केवल डी आंसर आपका नेगेटिव है इसके अंदर। ठीक है, डी वाला देख लीजिए। ठीक है, ग्रेफाइट की परतें कार्बन कार्बन एकल बंध के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये वाला सही है। कार्बन परमाणु की षटकोणीय वलय के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम लोग ब्लैक लीड के रूप में यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब इन चारों को लेकर एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। हीरे की चतुष्फल की संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट की षटकोणीय समतल हेक्सागोनल प्लानर संरचना होती है। हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। ग्रेफाइट नरम होता है, हीरा कठोर होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा यहाँ पर नहीं होता है। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? चलिए आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हीरे को लेकर जो है ये पॉइंट जो है हीरे और ग्रेफाइट को लेकर ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपकी करेक्ट है। क्योंकि देखो ग्रेफाइट नरम होता है, पतली लेयर्स के रूप में होता है, हीरा कठोर होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये भी सही संरचना यहाँ पर बोल रखी, चतुष्फल की संरचना यहाँ पर होती है। और ग्रेफाइट की षटकोणीय समतल संरचना होती है, जिसको ब्लैक लीड हम लोग बोलते हैं। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, ताकि आपका ये हीरे और ग्रेफाइट वाला जो कंसेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाए। हीरे व ग्रेफाइट की भौतिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। जहां हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट नरम होता है, परंतु कार्बन अपरूप होने के कारण दोनों की रासायनिक क्रियाशीलता जो है वो यहाँ पर सेम रहती है। अब आपको ऑप्शन में क्या दे रखा था कि हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो भौतिक तो भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण सेम होते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होगी, क्योंकि उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो वो सेम ही रिएक्ट करेगा, यदि वो हीरे के अंदर प्रेजेंट है या फिर वो ग्रेफाइट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सभी तत्वों में ज्ञात जो है ये वाली लाइन देखो, कार्बन के अपरूप होने के कारण दोनों की रासायनिक क्रियाशीलता में समानता पाई जाती है। मतलब इनके भौतिक गुण कि आप किस तरीके से कहाँ प्रयोग करें, भौतिक गुणधर्म होता है, और ये किसके साथ कैसा रिएक्शन देगी, ये रासायनिक गुणधर्म होता है। तो रासायनिक तो यहाँ पर क्या होते जाते हैं, सेम हो जाते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म जो है अलग अलग होते हैं। जस्ट लाइक एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, सभी ज्ञात तत्वों में हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप सबसे अधिक कठोर माना गया। विद्युत का कुचालक होता है। हीरे की संरचना कार्बन परमाणु की त्रिविमीय चतुष्फल की व्यवस्था के रूप में होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु में sp3 का संकरण यहाँ पर होता है, और ये अपने चारों ओर sp3 संकरित उपकोशों का उपयोग करके 4 प्रबल एकल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु किसी सम चतुष्फलक के केंद्र में उपस्थित होता है तथा अन्य 4 कार्बन परमाणु के चतुष्फलक के शीर्ष पर होता है। ये हीरे का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब ग्रेफाइट की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन परमाणु सम षटभुजों की परतों के रूप में उपस्थित होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल अनेक कार्बन परमाणुओं के षटकोणीय चक्रीय आकृतियों के रूप में बना होता है। षटकोणीय चक्रीय आकृतियों में कार्बन परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध sp2 द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट की द्विविमीय परत संरचना में 2 निकटवर्ती परतों के बीच में शेन वांडर वाल बल यहाँ पर पाए जाते हैं और एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट नर्म व स्नेहक प्रकृति का माना जाता है। इसीलिए जो हमने ऑप्शन देखा था वो बी वाला आपका सही है। ग्रेफाइट आपका क्लियर हो गया है ना, और डायमंड भी आई थिंक आपका क्लियर हो गया। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों आपके क्लियर हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही पूछा गया था डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? फुलरीन में केवल 6 सदस्यीय कार्बन वलय होते हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है फुलरीन जो है पंजर सदृश अणु होता है, केग लाइक मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर। हीरा उष्मागतिक रूप में कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। या फिर ग्रेफाइट चिकना और कठोर होता है, इसीलिए मशीनों में शुष्ण स्नेहक के रूप में प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। देखो कठोर तो नहीं होता है। ठीक है, तो डी तो आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि ये मुलायम होता है। ठीक है, आपको क्या बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फुलरीन कार्बन का ही अपर रूप माना जाता है। कार्बन के जटिल रूप कार्बन परमाणु एक दूसरे से षटभुजाकार या पंचभुजाकार में जुड़कर एक पिंजरे जैसी आकृति बना लेते हैं। मतलब आपने अगर इसकी आकृति कहीं देखी होगी तो ये इस प्रकार से पूरा ये इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच रहता है।
ठीक है। तो एक पूरी पिंजरे जैसी आकृति यहाँ पर बन जाती है। फुलरीन का प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का एक गोलाकार समूह है। मतलब फुलरीन का अगर प्रत्येक अणु देखूं तो इसके आसपास 60 मतलब 60 कार्बन परमाणुओं का एक पूरा गोलाकार समूह यहाँ पर उपस्थित होता है। क्लियर है। आपको बताना था सही कौन सा है, तो केवल ये सही है। इसने क्या बोला, केवल 6 सदस्यीय। हमने देखा कि ये पंचभुजाकार भी हो सकता है, दैट्स वाई ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। हीरा उष्मागति के रूप में कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप माना जाता है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि केवल ये वाली चीज़ आपकी करेक्ट हो जाएगी। पंजे मतलब वो इस तरीके से एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा। कौन सा तत्व पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते, एक बार से आप इसका डिटेल देख लीजिए, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। वही सारा लिखा हुआ है, ग्रेफाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन काजल कैसे प्राप्त किया जाता है। हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड। सबसे पहले वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को उच्च ताप पर गर्म करने पर। दूसरा, वायु की अनुपस्थिति में कोयले को उच्च ताप पर गर्म करने पर। वायु की सीमित उपलब्धता में हाइड्रोकार्बन को जलाने पर, या फिर वायु की उपस्थिति में कोयले को उच्च तापमान पर गर्म करने पर। तो वायु की सीमित उपलब्धता में अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं तो हमको ये पदार्थ यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं वायु की सीमित उपलब्धता में हाइड्रोकार्बन जैसे घी, तेल आदि को जलाने पर काजल की प्राप्ति यहाँ पर होती है। काजल में 95% तक कार्बन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन आप काजल में देख सकते हैं। इसका उपयोग काला रंग, जूते की पॉलिश तथा प्रिंटिंग स्याही आदि बनाने में किया जा सकता है। काजल कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन के अन्य अपर रूप आपने देखे ही हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक और फुलरीन यहाँ पर होता है। ठीक है। फुलरीन अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो 60 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है और 60 डिग्री पर रहता है। ठीक है। चलिए, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप किसको माना जाएगा, चारकोल को, कोक को, फुलरीन को या काजल को। ठीक है। कार्बन ब्लैक को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फुलरीन कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है जिसमें कार्बन परमाणु 60 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि फुटबॉल के स्ट्रक्चर में ये रहते हैं। इसको बंक मिस्टर फुलरीन भी यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। विकल्प में दिए गए तत्वों में से फुलरीन ही कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है, जबकि हीरा जो है कार्बन का जो है सबसे शुद्धतम रूप होता है। कार्बन के सभी अपर रूपों में यह सर्वाधिक अस्थायी है। इसका रीज़न ये सर्वाधिक अस्थायी है, जबकि ग्रेफाइट को सर्वाधिक स्थायी माना जाता है। ऐसा ज्ञात है कि जब अक्रिय गैस आर्गन की उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क के अंदर गर्म किया जाता है तो फुलरीन का निर्माण होता है। ठीक है। फुलरीन बनाया जाता है, ये प्राकृतिक एलिमेंट नहीं है। 1995 में फुलरीन की खोज स्मेली, क्रोटो एवं कर्ल के द्वारा की गई थी, जिसके लिए 1996 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो फुलरीन को कैसे बनाया जाता है, अक्रिय गैस आर्गन के साथ जो है ग्रेफाइट को जब गर्म किया जाता है तो फुलरीन का निर्माण यहाँ पर होता है, जो कि कार्बन का शुद्ध रूप यहाँ पर माना गया है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली प्रकृति का कारण क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपने देखा जहरीली प्रकृति का होता है। ठीक है। जहर हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि जल में इसकी अविलेयता के कारण, क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है। रुधिर वर्णिका के सम्मिश्र बनाने की इसकी योग्यता के कारण, मतलब हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन के साथ एक स्ट्रक्चर इसकी रेडी हो जाती है। ठीक है। कुछ धातु ऑक्साइडों का अपचयन करने की इसकी योग्यता के कारण, या फिर एक सिग्मा बंध बनाने के इसके गुण के कारण। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सांस लेने में हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमारी हीमोग्लोबिन जो है उससे ये रिएक्ट कर लेता है ना। तो आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति को होने का कारण इसका हीमोग्लोबिन में सम्मिश्र बनाने की इसकी योग्यता है। यह श्वास के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधन, कोयला और खनिज तेल के अपूर्ण दहन, मतलब कोई भी ईंधन आपने जलाया, लकड़ी वगैरह को जलाया, कोयला वगैरह को जलाया, अगर वो पूरी तरीके से नहीं जला, ठीक है, स्वचालित वाहनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, लकड़ी के ईंधन एवं सिगरेट के धुएं से यह हो सकता है। यह गैस प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सबसे पहला, बंक मिस्टर फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, अभी पढ़ा ही है आपने। हीरा विद्युत का एक
अच्छा चालक होता है। तीसरा देखिए, ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लग रहा है? डायमंड कभी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है। हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, एकल सहसंयोजी बंधों की उपस्थिति के कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि हीरे में विस्थानीकृत अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल इनकरेक्ट है कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो विद्युत का कुचालक होता है, या फिर आप बोल सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप क्रिस्टली सिलिकॉन के समाकृतिक होता है, मतलब क्रिस्टली सिलिकॉन के समान वो दिखता है। ठीक है, कॉक हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, डायमंड हो सकता है, या फिर कोयला हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हीरा एवं क्रिस्टली सिलिका दोनों ही त्रिविमीय चतुष्फल की संरचना के धारण करने के कारण एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 को देखिएगा। 72 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? यस, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कार्बन के अपर रूपों में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो हीरा तो कभी नहीं होगा। हीरा हो सकता है क्या? ठीक है, हीरा नहीं हो सकता क्योंकि ये कुचालक होता है। कौन बचा हुआ है? ग्रेफाइट बचा और फुलरीन बचा हुआ है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? केवल 2, यानी कि केवल ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें कार्बन आसपास के 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर सहसंयोजी बंध को निर्मित करता है, चतुष्फल की। ठीक है, परंतु कार्बन के संयोजी कोश के अन्य अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत चालन में सहायता करते हैं, इसीलिए विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित नहीं है? चूने पर जल की क्रिया के द्वारा इसका वृहद पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है? चूने पर जल के क्रिया के द्वारा हम लोग CO2 को उत्पादित कर सकते हैं, या फिर ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्या आंसर करेक्ट होगा? देखो, हम लोग इसको पूरा डिटेल में देख लेंगे, पूरी इक्वेशन भी यहाँ पर देख लेंगे। केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। अब वो कैसे इनकरेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमसे बोल रहा था कि चूना यानी CaO पर जल की क्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत होता है और ऊष्मा यहाँ पर रिलीज होती है, न कि यहाँ पर CO2 बनता है। वो CO2 बनने की बोल रहा था कि CO2 को बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, ठोस अवस्था में CO2 को शुष्क बर्फ के साथ शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। यह अत्यधिक ठंडा पदार्थ होता है, इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसे भोजन के डीप फ्रीज के लिए और आइसक्रीम को ठंडा करने के लिए हम लोग जो है कार्बन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। ड्राई आइस आपने देखा होगा ना कि किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के लिए हम लोग जो है उसके अंदर जो है बर्फ़ को डालकर रखते हैं, ड्राई आइस को डालकर रखते हैं। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ये पहला वाला जो बोल रहा था कि CO2 को अधिक मात्रा में आप उत्पादित कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। चूने से CaOH ट्वाइस, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा यहाँ पर रिलीज होती है। तो वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, चूने पर जल की क्रिया के द्वारा जो है इसको मतलब किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादित किया जा सकता है क्या? नहीं, इसको ठोस अवस्था में मतलब ड्राई आइस की बात हो रही है, इसको प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, जैसे आप पेप्सी वगैरह और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आते हैं तो बहुत सारे लोग जो उसको थर्मोकॉल के अंदर रखते हैं, ठीक है, उसके जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं उसके अंदर रखते हैं, तो उसमें ड्राई आइस डाल के रखते हैं। या फिर आप मार्केट से अगर आप पूरा बल्क में कोई फैमिली पैक लेकर आ रहे हो आइसक्रीम का, और अगर आप उनको बोल रहे हो कि हमको ये पैक करके दो, ठीक है, तो वो भी उसमें ड्राई आइस डालकर ही देंगे आपको। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की। कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपके सामने दिए हुए और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। CO2 एक जहरीली गैस है, CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, CO2 चूने के जल को जो है यहाँ पर दूधिया कर देता है। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? पहला दूसरा करेक्ट हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है, केवल तीसरा भी हो सकता है, और पहला और तीसरा भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि CO2 जहरीली गैस तो नहीं, क्योंकि जस्ट अभी आप पढ़कर आए थे एक क्वेश्चन में कि जीवनदायक गैस भी है और नुकसानदायक भी है ना। अब जीवनदायक गैस तो कैसे कि हम लोग जो है प्रयोग कर रहे हैं, उसका CO2 रिलीज कर रहे हैं, पेड़ पौधे प्लांट्स उसको ले रहे हैं, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है। तो क्या इसको पॉइजनस गैस तो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये हवा में जहर फैला रही है। ठीक है, तो फर्स्ट तो नेगेटिव हो गया, फर्स्ट नेगेटिव हो गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास केवल ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी बचा और ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है,
क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, CO2 चूने के जल को दूधिया कर देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए रीज़न हम लोग देख सकते हैं। CO2 एक रंगहीन गंधहीन गैस है, जल में घुलनशील है, अम्लीय जो प्रकृति का ये है। ठीक है, और CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, चूने के जल को दूधिया कर देता है, जहरीला नहीं है तथा यह दहन, श्वसन व किण्वन की क्रियाओं में मुक्त होता है। यह वायु में आयतानुसार, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 0.03% जो है कार्बन का यहाँ पर रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसको आप जहरीला धुआं बोलते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 को देखिएगा। डायमंड क्या है? सुचालक है क्या? सुचालक मृदु, अचालक और कठोर। देखो हमको पता है सुचालक तो नहीं है, ठीक है, और मृदु मतलब सॉफ्ट, ठीक है, लिखा हुआ है सॉफ्ट, सॉफ्ट भी नहीं है, कठोर है। सुचालक है क्या? सुचालक नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉन कंडक्टर एंड काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, तो एक बार से आप देख लीजिए इसका पूरा डिटेल, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, है ना। पूरा पढ़ लो इसको अच्छे से, क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पूरा पढ़ लिया, है ना। कुछ हीरे काले रंग के भी होते हैं, जिसको बोर्ड यहाँ पर कहा जाता है। ये सभी पदार्थ में सबसे अधिक कठोर होता है। अपेक्षित घनत्व 3.52 इसका रहता है। ठीक है, ये कांच को आसानी से भी काट सकता है। रवे इसका जो रवे घनाकार होते हैं, अपवर्तनांक जो है 2.417 यहाँ पर होता है। इसके अंदर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली घटना, इसी के कारण ही आपको चमकदार दिखाई देता है। ताप और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है, दैट मीन्स ऊष्मा और लाइट का इस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का। किसी भी द्रव में घुलता नहीं है, अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु में 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह CO2 गैस देता है। वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में परिवर्तित यहाँ पर हो जाएगा। कौन ही होगा जो हीरे को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर है। एक बार से क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। चलिए, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यही वाला है ना क्वेश्चन। हाँ, देखो हीरे को लेकर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इसे प्रकाश परावर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयोग किया जाता है, एज अ ज्वेलरी हम लोग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक होता है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। इसमें कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे शैलों के वैधन के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है, क्योंकि मोर देन 1 ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट लग रहे हैं। अच्छा, इसमें वो स्टेटमेंट भी होंगे, ठीक है, जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर देना भूल गए हैं। ठीक है, आपको जो जो भी करेक्ट लग रहा है आप उसको एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, कौन कौन से यहाँ पर करेक्ट होंगे। देखो बस इनकरेक्ट तो यही लग रहा है, बाकी तो ये भी बिल्कुल सही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी चमक के कारण ही तो आप लोग इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं इसको देखकर कि नहीं हीरे की अंगूठी लेनी है, हीरे का हार सेट बनवाना है, डायमंड हार सेट लेना है ना। तो मतलब इसी वजह से जो है इसका इतना ज़्यादा यूज़ है ना, नहीं तो क्या प्रयोग है, राइट। इसको पत्थर काटने, कांच को भी काट सकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके शैलों को वैधन के लिए प्रयोग किया जाता है, ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहला, तीसरा, चौथा तीनों करेक्ट है। यस, ये रहे इसके ऑप्शन, वो वहाँ होने थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। ठीक है, एक बार से देख लेते हैं इसको। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, गलनांक आपको दे रखा है, विद्युत का कुचालक है, कांच वगैरह काटने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, धार और पॉलिश करने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपघर्षक के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, रंगहीन, पारदर्शक तथा उच्च अपवर्तनांक रखने के कारण बहुमूल्य रत्नों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो 77 की बात करते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? जैसे आपने लिम्का वगैरह, स्प्राइट वगैरह जब खोला होगा तो एकदम से आप खोलते हैं तो एक गैस निकलती है, वो CO2 है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 है। सोडा वाटर को कार्बोनेट वाटर भी कहा जाता है, इसमें मिनरल वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट घुला होता है। सोडा वाटर बोतलों में विशेष दाब की स्थिति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? CO2 प्रेजेंट होता है। भारी मशीनों में उपयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये वैसे अब हमने देख ही लिया, बट फिर भी एक बार और आप इसको देख लो। कार्बन का अपरूप है, शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, घर्षण को कम कर देता है, उच्च गलनांक होने के कारण इसकी उच्च ताप
पर जो है सक्रूशिबल यहाँ पर बनाया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इसके उच्च गलनांक के कारण। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ठीक है। फास्फोरस के कई अपर रूप हैं, जैसे लाल फास्फोरस है, पीला है, काला है। फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई मतलब मैच बॉक्स जो होते हैं उसको बनाने में, पटाखे, उर्वरक, चूहे का जहर बनाने में आदि में हम लोग प्रयोग करते हैं। रेड फास्फोरस आपने सुना ही है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। जब इनो लवणों को जल में डाला जाता है, जब इनो को जो है आप पानी के अंदर डालते हैं, है ना, जैसे हम लोग केक वगैरह को बेक करने के लिए या फिर डालते ही इनो का कई जगह प्रयोग करते हैं, है ना, तो बुलबुले वहाँ पर इस तरीके से बबल्स बन जाते हैं। वो बबल्स किसका प्रेजेंस यहाँ पर दिखाते हैं? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? किस गैस को दिखाते हैं? CO2 गैस को दिखाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसका एक बार डिटेल आप देख लीजिए। इनो लवण को जल से भरे किसी भी बर्तन में डालने पर जल में झाग की तरह बुलबुले बनने लगते हैं। इन बुलबुलों के बनने के कारण इन्हीं लवणों इनो को जल से अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप CO2 गैस निकलने के कारण बुलबुले बनते हैं। पेप्सी, कोला आदि में भी झाग का कारण क्या होता है? CO2 ही होता है, क्योंकि उसमें CO2 गैस बनती है, ठीक है। इसी तरीके से CO2 को उसके अंदर जब पैक किया जाता है तब CO2 इंजेक्ट कर दी जाती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस यहाँ पर कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद सीसे, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के परिणाम स्वरूप आंख एवं नाक में जलन होती है एवं श्वास संबंधी एवं फेफड़े के रोग यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। शीतल रातों में कोहरे के समय धुआं, धूल, कार्बन और सीसे के कण वायुमंडल की वायु में तैरते हैं। इस दशा को धूम कोहरा भी कहा जाता है। ज्ञात है कि 1952 ईस्वी में लंदन में धूम कोहरे से दम घुटने से 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO, H2S, SO2 आदि गैसें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर मानी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें फिर। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप यहाँ पर नहीं माना गया है? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन या ऑक्सोकार्बन? तो आप सभी को पता ही, अब तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं होगा? सी नहीं होगा, क्योंकि फुलरीन को हम लोग बना लेते हैं, ग्रेफाइट को जब AR आर्गन के साथ क्रिया करवाते हैं। डायमंड अपने आप में है, ग्रेफाइट भी अपने आप में कार्बन का अपरूप है, तो कौन नहीं है? कार्बन का अपरूप जो है ऑक्सोकार्बन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसका एक बार डिटेल देखो क्या लिखा हुआ है। ये कार्बन एवं हाइड्रोजन में विशेष क्रम के बंधों से बना हुआ एक प्रकार का यौगिक है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि कार्बन के अपरूप हैं। हीरा एक प्रकार का पारदर्शक पदार्थ है। हीरे के उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण चमकीले और कीमती आभूषण जेवर में आप इसका प्रयोग करते हैं। और ग्रेफाइट का आपने देखा ही है, विद्युत का सुचालक होने के कारण शुष्क सेल तथा विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। पेंसिल तथा काले रंग का पेंट बनाने में भी इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप यहाँ पर माना जाता है? अब आपके पास ऑप्शन क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन का जल और लकड़ी का कोयला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक रूप से हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। कार्बन के विविध गुणों के कई अपर रूप होते हैं, जिसमें से हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और काजल हो गया। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सर्वाधिक है और हीरा उन सब में से सबसे कठोर माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड पदार्थ यहाँ पर कौन सा है? ठीक है, तो डायमंड सबसे हार्ड है। हीरा एक प्रकार का क्या है? हीरा कार्बन का अपर रूप है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन यहाँ पर नहीं पाया जाएगा? हीरा के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर, कोल के अंदर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसमें कार्बन यहाँ पर नहीं पाया जाएगा? इन तीनों के अंदर होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, हीरा कार्बन का अपरूप है, अपेक्षिक घनत्व दे रखा है, विद्युत दोनों का कुचालक है। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का चिकना चमकदार रवेदार पदार्थ होता है, अधात्विक होने के कारण भी इसमें चमक पाई जाती है। अपेक्षिक घनत्व 2.5 होता है। कागज पर रगड़ने से काला चिन्ह वहाँ पर पड़ जाएगा, जिसे आपने देखा ही है ग्रेफाइट, है ना, जिसे कि हम लोग पेंसिल लीड में प्रयोग करते ही हैं, पेंसिल में। कोयला, यह भी कार्बनिक खनिज है। इसमें कार्बन की प्रतिशत की मात्रा पर इसको 4 भागों में बांटा गया। पीट कोयला में 40% होता है, लिग्नाइट में 55% होता है, बिटुमिनस में 65% होता है और एंथ्रेसाइट में मोर देन 95% कार्बन का परसेंटेज पाया जाता है। तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप एंथ्रेसाइट्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, इन तीनों में, लेकिन किसमें नहीं होता है? सैंड में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर सैंड मतलब जो बालू रेत होती है उसमें, तो डी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है।
बाकी सब में जो है कार्बन पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ठीक है, तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व यहाँ पर कार्बन होता है। ठीक है, जैव और अजैव की भी बात कर ले, कार्बनिक यौगिकों से ही बने हुए। मुख्य घटक कार्बन है। कार्बन के विभिन्न रूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काष्ठ कोयला, काजल, कोक, गैस आदि रूपों में जो है कार्बन हर जगह विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलेगा? तो कार्बन आपको सब जगह मिलेगा। ठीक है, चलिए, जैसे हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि ऑक्सीजन सर्वत्र विद्यमान है, बस हमने देखा था केरोसिन के अंदर नहीं होता। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन हमने वहीं से शुरुआत करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करेगा? तो कार्बन ही है जो सर्व के साथ यौगिक बना लेगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, इन सभी के साथ वो क्रिया कर सकता है। ठीक है, और यौगिक यहाँ पर दे देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन पाया जाएगा? लिग्नाइट में, टीन में, लोहा में, चांदी में। तो लिग्नाइट कार्बन के ही इसमें आता है। कोयला मतलब कार्बन का ही अपर रूप है, लिग्नाइट कोयला होता है। ठीक है, जलते समय ये अधिक धुआं देता है। इसमें कार्बन का अंश 45 से 55% तक होता है। राजस्थान में पलाना, तमिलनाडु में अर्काट एवं कश्मीर के करेवा में आपको इसकी प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित करके मौत कर सकता है? तो ये कौन हो सकता है? रक्त धारा मतलब ब्लड में मिलेगा। ब्लड में कौन मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मतलब ये जब श्वास के थ्रू जब आप सांस लेते हैं तो ये आपके धुआं में मतलब आपकी सांस में मिलकर अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आप इसका परसेंटेज देख सकते हैं 50%। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है, प्राथमिक वायु प्रदूषक जिसको आप बोलते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर बनाता है, जिससे हमारी रक्त जो है, रक्त ऑक्सीजन को जो जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता है वो यहाँ पर कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन प्रक्रिया के अंदर अवरोध आ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। मतलब इसका 50% मौत लेकर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत यहाँ पर होगा? अच्छा, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी आई थी अभी, जैसे कि एक पंजाबी परिवार था, हस्बैंड वाइफ दोनों सो रहे थे और वो अंगीठी जलाकर सो गए थे। ठीक है, मतलब अभी ठंड का टाइम था तो उन्होंने अंगीठी जलाई और उनकी गर्माहट से उन दोनों को तो नींद आ गई होगी, लेकिन सुबह वो उठ ही नहीं पाए क्योंकि रूम में इतना ज़्यादा धुआं हो गया था कि बस उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो ये एक रीज़न अपना है कि उनके ब्लड में सेम चीज़ हुई होगी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया होगा और ये 50% हो गया होगा, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिली होगी जिसके कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई होगी। ठीक है, अभी 1-2 महीने पहले की ही घटना है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील या फिर ग्रेफिन? ग्रेफिन जो अभी हमने पढ़ाई था, सर्वाधिक मजबूत पदार्थ माना जाता है, अभी तक के ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक मजबूत शक्तिशाली माना गया है। ग्रेफिन की खोज आंद्रे जिम्बर्ग कॉन्स्टेंटिन नोवेलसेव ने वर्ष 2000 में की थी। 2010 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ फिजिक्स के लिए। ठीक है, ग्रेफिन न केवल बेहद पतला है बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सर्वाधिक मजबूत भी है। ग्रेफिन विद्युत का उत्तम चालक है एवं विद्युत ह्रास भी न के बराबर होता है, कोई नुकसान इसमें नहीं होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर, चिप, टच स्क्रीन व विभिन्न संचार उपकरणों के निर्माण में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक जो गैस है वो कौन सी हो सकती है? मिट्टी होगी, जल होगी, ऑक्सीजन होगा या CO2 होगा? CO2 होता है, तो अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। आग को बुझाने में जो आपने सिलेंडर वगैरह देखे होंगे उसमें यही होता है। ठीक है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन का अंश पाया जाता है? सर्वाधिक कार्बन का जो अंश है वो आपको काजल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन, चारकोल, कोयला, कोक और काजल आपके सामने है। कार्बन आवर्त सारणी के चौथे उपवर्ग का तत्व यहाँ पर है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि कार्बन प्रकृति में मुक्त तथा संयोजक यौगिकों के रूप में यह पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में जो है पाया जाएगा। प्रश्न में उल्लेखित कार्बन के अपरूपों में काजल का सर्वाधिक कार्बन 95% होता है। इसका काला रंग जूते की पॉलिश, प्रिंटिंग स्याही आदि में आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। शुष्क बर्फ क्या होती है? जो वाष्प के रूप में होती है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है या जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया इसको करवाई जाती है। सी करेक्ट होगा। ड्राई आइस होता है, इसका उपयोग आपने देख ही लिया, ठंडे पेय पदार्थों को लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO2 गैस आग बुझाने के काम में आती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस द्रव में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि वायुमंडलीय दाब और -78.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस से सीधे गैस में ये परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब ठोस से क्या होगी, डायरेक्टली गैस बन जाएगी, द्रव रूप में नहीं आती है। इसको सब्लिमेशन की प्रोसेस, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया बोला जाता है।
इसका उपयोग मछली, मांस, मंडे, आइसक्रीम इत्यादि को ठंडा रखकर दूर दूर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे लाइक मुझे इंदौर से कोई आइसक्रीम चाहिए, कोई फ्लेवर चाहिए, मैं उसको यहाँ मंगवाना चाहती हूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस बॉक्स के अंदर पैक करके उसके अंदर ड्राई आइस डालकर हम लोग उसको यहाँ से मेरे घर तक डिलीवर करवा सकते हैं। ठीक है, विभिन्न शोध कार्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही उत्पन्न होती है। हमने पढ़ाई है स्टार्टिंग में कि कोई भी पदार्थ जो है जस्ट लाइक लकड़ी वगैरह सब अधूरे जले हुए हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला धुआं निकलता है। या गैसोलीन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोयले के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। यह गैस लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है। इसकी अधिकता से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, शारीरिक समस्याएं हो जाती है, मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतक पर विशेष प्रभाव डालती हैं, श्वसन से संबंधित विकार वो यहाँ पर उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निरापद दिया सलाई में विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है, स्फुरिदीप्त होता है। ठीक है, दूसरा है साधारण तापमान पर यह फास्फोरस के अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील है, मतलब लेस रिएक्टिव ये होगा। इसे गर्म करने पर श्वेत फास्फोरस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या फिर गर्म करने पर यह हैलोजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। देखो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निरापद दिया सलाई मतलब इसका जो है आप मैच बॉक्स बनाने में प्रयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल फास्फोरस साधारण तापमान पर अन्य किस्मों के फास्फोरस की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा भी कम क्रियाशील एवं अम्ल में विलय होता है। यह अपारदर्शक एवं रवेदार ठोस पदार्थ नहीं है, स्फुरदीप्ति प्रदर्शित भी नहीं करेगा, विषैला भी नहीं है। यह जल व कार्बन डाइऑक्साइड में अघुलनशील होता है, मतलब कि उसमें घुलेगा भी नहीं। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर किसके रूप में करते हैं, दिया सलाई के रूप में, यानी कि जो आपके माचिस की डिब्बी वगैरह होती है ना, उसमें हम लोग जो है जो माचिस जलाते हैं हम लोग, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में, अभी तो हमने बोला कि लाल फास्फोरस कम क्रियाशील होता है इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बात हो रही है श्वेत फास्फोरस की, तो अंधेरे में किस कारण से ये द्विप्त होता है? अक्रिस्टलीय अभिलक्षण के कारण से, मंद ऑक्सीकरण के माध्यम से, उच्च ज्वलन के कारण से, या विद्युत के उत्तम सुचालक गुण के कारण। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? किस कारण जो है ये चमकदार दिखाई देता है, किस कारण ये चमकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अगर आप इसका देखें तो पी एक रासायनिक तत्व है, परमाणु क्रमांक 15 होता है, इसके 3 अपर रूप हैं, श्वेत हैं, लाल है और काला है। लाल के बारे में अभी आपने पढ़ लिया, कम क्रियाशील होता है श्वेत के कंपैरिजन में। ठीक है, और लाल फास्फोरस जो है ऐसे डायरेक्टली किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो श्वेत फास्फोरस वायु में रखने पर पीला हो जाता है। जब आप इसको नॉर्मल वायु में रखेंगे, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखेंगे तो पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। फास्फोरस के अपर रूपों में ये सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पर होता है। श्वेत फास्फोरस वायु में मंद गति से ऑक्सीकृत होता है, इसीलिए अंधेरे में आपको चमकदार यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, माचिस बनाने में किस वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस में से भी किसका? रेड फास्फोरस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, माचिस बनाने में मुख्यतः चीड़ की लकड़ी, फास्फोरस और सलाइयों के सिरों पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है, तथा डिब्बी पर जो रगड़ने वाली सतह होती है, ठीक है, माचिस का हिस्सा आपको पता ही है, ये दो इस तरीके से सतह जो होती है इस तरीके से क्रिस क्रॉस यहाँ पर करे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रिस क्रॉस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सतह होती है डिब्बी पर यानी कि रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। ठीक है, तो 1 रुपये में आने वाली माचिस शायद अब तो 2 रुपये की हो गई है ना, वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक जो आप इस तरीके से जो डंडी होती है, तीली जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है ना, अब ध्यान से एनालिसिस करना उसको जब भी आप यूज़ करें। पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, KCl, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण। ठीक है, और यहाँ पर इस जगह कौन कौन सी चीज़ें लगती है? लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 22 को, कौन सा सामान्य ताप पर यस आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयोडीन बैंगनी रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें धात्विक चमक यहाँ पर पाई जाती है, अर्थात आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। जबकि आप बात कर रहे हैं, ऑप्शन में आप दे रहे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो ये दोनों गैसीय पदार्थ हैं।
गैसेस हैं, ठीक है। और ब्रोमीन जो है यूजुअली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में ये पाया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन धातु है बट ये एक्सेप्शनल केस है कि धातु होते हुए भी ये लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, मतलब दर्द निवारक की तरह, पेन किलर की तरह आप क्लोरीन का, आयोडीन का, फ्लोरीन का या ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेक्ट हुआ, आवर्त सारणी में वर्ग 7A में उपस्थित तत्वों में से कौन कौन से आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को हैलोजन एलिमेंट्स, हैलोजन गैसेस यहाँ पर कहा जाता है। हैलोजन तत्व धातुओं से क्रिया करके लवण यहाँ पर निर्मित करते हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु तत्व है। ब्रोमीन के यौगिकों का प्रयोग हम लोग पीड़ाहारी दर्द निवारक के रूप में करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा। अगर ये हैलोजन गैसेस जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इसमें से कौन होगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन है, फिर उससे कम ब्रोमीन है, फिर उससे कम आयोडीन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 7A का एलिमेंट है ये, ठीक है। इसका डिटेल आप देख लीजिए। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील गैस फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन में आने सभी हैलोजन की अपेक्षा सर्वाधिक ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। जल एक यौगिक है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग भार देखें तो 1:8 का रहेगा, नंबर को हम लोग देख रहे हैं, परमाणु नंबर को। और अगर मैं आयतन की बात करूँ, ठीक है, तो आयतन कितने का हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। शुद्ध जल उदासीन होता है, अर्थात इसका pH मान 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। जल 2 प्रकार का होता है, मृदु तथा कठोर जल। जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर की जाती है, और पीने के लिए शुद्ध पानी को करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, बस 1 मिनट मुझे दीजिए, इसमें कुछ और चीज़ें भी थी जो हमें कल के सेशन में डिस्कस करनी थी लेकिन हम लोग नहीं कर पाए थे। जस्ट अ सेकेंड। ये सब तो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था, राइट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बारे में। आई थिंक कुछ स्लाइड इसमें से मिसिंग है, 1 सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं। आज आपको कार्बन के वो जितने भी तत्वों की आवर्त सारणी है वो भी हमें डिस्कस करनी थी। ओके चलो कोई बात नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे आप सभी लोगों के लिए हमने वो वाला सेशन भी रेडी कर दिया, तो उसका PDF आपको 3 दिन पहले ही मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आपने PDF रिसीव कर लिया है तो ज़रूर से आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ओके। चलिए तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलो अभी नहीं दिख रही है वो स्लाइड, कहीं और चली गई है, ओके कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट सेशन में, वैसे आपको स्लाइड्स में मिल गई होगी वो, है ना, किसी और सेशन में आ गई होगी, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।